नमस्कार दोस्तों। एजुकेट भारत में मैं आपका स्वागत करती हूँ। यदि आप यूपी टेट में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए एक चैलेंज के रूप में काम करेगा, क्योंकि इसके क्वेश्चन बड़े ही ट्रिकी और एग्जाम ओरिएंटेड हैं। साथ ही साथ मैंने इसको सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की अवधारणा सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? ए यूनेस्को, बी विश्व बैंक, सी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, डी अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। फ्रेंड्स, आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और लास्ट में मुझे जरूर बताइएगा 20 में से आपने कितने क्वेश्चंस को सही किया। जयमंडल आरक्षित क्षेत्र की अवधारणा सबसे पहले यूनेस्को द्वारा प्रस्तुत की गई थी और इसका उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग सुनिश्चित करना और पर्यावरण तथा मानव के जीवन के बीच संतुलन बनाए रखना है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधान किया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्य को ग्राम पंचायतों के संगठन के लिए निर्देश दिया गया है। यह अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। इसका उद्देश्य है ग्रामीण स्तर पर स्वशासन को बढ़ावा देना। 73वां संविधान संशोधन जब हुआ 73, और ये संशोधन कब हुआ? तो 1992 में हुआ था, 1992 में। और इसी के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन फलों को पकाने के लिए जिम्मेदार है? ए ऑक्सीन, बी जिब्रेलिन, सी साइटोकाइनिन, डी एथिलीन। एथिलीन एक गैसीय पादप हार्मोन है जो फलों को पकाने के लिए जिम्मेदार माना जाता है और यह फल के रंग, स्वाद और कोमलता में परिवर्तन लाने में सहायता करता है। केला, आम, टमाटर आदि फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में भी एथिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। सूर सरोवर पक्षी विहार जो एक रामसर स्थल है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? ए कानपुर, बी आगरा, सी प्रयागराज, डी झांसी। फ्रेंड्स, किसी भी क्वेश्चन को आप मिस मत कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक क्वेश्चंस आपको दिखने वाले हैं। सूर सरोवर जो पक्षी विहार है उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही है। और यह पक्षी विहार जो प्रवासी पक्षियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमि स्थल या रामसर स्थल के रूप में भी इसको मान्यता प्राप्त है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किस अधिकार से संबंधित है? तो ध्यान से ऑप्शंस को देखिए फ्रेंड्स। भारतीय संविधान का आर्टिकल जो 32 है, ये नागरिकों को संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है और इस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालय रिट जारी कर सकता है। भीमराव अंबेडकर ने इस अनुच्छेद को, ये जो 32 वाला अनुच्छेद है, इसको क्या कहा है? संविधान की आत्मा और हृदय। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। फ्रेंड्स, आपको ये जो मेरी व्याख्या है ये बड़ी ही बोरिंग लग रही होगी, लेकिन मैं आपको पूरा विश्वास दिलाती हूँ, जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चंस आपको अदर क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बड़ी मदद करेंगे। उत्तर प्रदेश में शाकंभरी देवी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? चित्रकूट, मथुरा, सहारनपुर, अयोध्या। शाकंभरी देवी जो मेला है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में आयोजित किया जाता है और यह मेला शाकंभरी देवी का मंदिर है उसमें लगता है, जो देवी शक्ति के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधों द्वारा उपोत्पाद के रूप में कौन सी गैस छोड़ी जाती है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन, डी हाइड्रोजन। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करके ग्लूकोज बनाते हैं तथा उपोत्पाद के रूप में ऑक्सीजन गैस निकालते हैं या छोड़ते हैं, डिस्चार्ज करते हैं। क्लोरोफिल अणु के केंद्र में कौन सी धातु उपस्थित होती है? ए लोहा, बी तांबा, सी मैग्नीशियम, डी जस्ता। क्लोरोफिल पौधों में पाया जाने वाला हरा वर्णक है जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और क्लोरोफिल अणु के केंद्र में मैग्नीशियम धातु उपस्थित होती है और यह धातु जो होती है सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने में सहायता करती है। क्लोरोफिल मुख्य रूप से पौधों की पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है और पौधों को हरा रंग प्रदान करता है।
फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर बहुत सारे इस तरह के प्रैक्टिस सेट आपको मौजूद मिलेंगे। उनको आप एक बार चेक कीजिए और इस तरह के प्रैक्टिस सेट को हल कर लेंगे तो मैं आपको गारंटी देती हूँ एसएसटी आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। आपको इसमें कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ए गोविंद बल्लभ पंत, बी संपूर्णानंद, सी चंद्रभानु गुप्त, डी सुचेता कृपलानी। भारत की स्वतंत्रता के बाद गोविंद बल्लभ पंत जो थे ये उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने और ये स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेताओं में से भी एक थे। प्रशासनिक क्षमता के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। उनके कार्यकाल में राज्य के प्रशासन और शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण सुधार हुए। बाद में ये हमारे भारत के गृह मंत्री भी बने और उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। निम्नलिखित में से कौन चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता थे? ए सुंदरलाल बहुगुणा, बी विनोबा भावे, सी जयप्रकाश नारायण, डी राम मनोहर लोहिया। चिपको आंदोलन एक प्रसिद्ध पर्यावरण आंदोलन था और जिसकी शुरुआत हुई थी उत्तराखंड के और उस समय ये उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा हुआ करता था। उत्तराखंड आज का उत्तराखंड और उस समय उत्तर प्रदेश का ही एक पार्ट था। यहाँ से शुरुआत हुई थी। इस आंदोलन का उद्देश्य पेड़ों की कटाई को रोकना और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना था। ग्रामीण लोग पेड़ों से चिपक जाते थे ताकि उन्हें काटा न जा सके। सुंदरलाल बहुगुणा साहब जो थे ये उसके प्रमुख नेताओं में से एक थे। उन्होंने वन संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया था। विटामिन बी3 की कमी से कौन सा रोग होता है? ए स्कर्वी, बी रतौंधी, सी पेलाग्रा, डी बेरीबेरी। विटामिन बी3 को नियासिन भी कहा जाता है और नियासिन मैं लिख देती हूँ आपको, नियासिन इसका नाम है और इसकी कमी से ये ऑप्शन नंबर सी पेलाग्रा नाम का रोग होता है जो मुख्य रूप से त्वचा संबंधी समस्याएं, दस्त और मानसिक विकार जैसे लक्षण भी दिखाई देते हैं। इसको 3D डिजीज भी कहते हैं। तो अब बात कर लेते हैं हम विटामिन सी की कमी से। तो ऊपर वाला जो ए है स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है और ए की कमी से रतौंधी नाम का रोग होता है। बी की कमी से बेरीबेरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? ए नील नदी, बी अमेजन नदी, सी कांगो नदी, डी नाइजर नदी। गेस कीजिए फ्रेंड्स। कांगो नदी जो है विश्व की एकमात्र प्रमुख नदी मानी जाती है जो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। यह नदी मध्य अफ्रीका में बहती है और जल प्रवाह की दृष्टि से विश्व की प्रमुख नदियों में शामिल है। कांगो नदी का बेसिन घने विषवतीय वनों से घिरा हुआ है। यह नदी अफ्रीका के आर्थिक और परिवहन की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। वर्तमान में भारतीय संविधान द्वारा अपने नागरिकों को कितने मौलिक अधिकारों की गारंटी प्रदान की गई है? 5, बी 6, सी 7, डी 8। वर्तमान में भारतीय संविधान में नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार थे लेकिन बाद में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। वर्तमान में मौलिक अधिकारों को हम आपको दिखा देते हैं। तो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण। भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल या द्वितीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, सी में है अनुच्छेद 360, डी अनुच्छेद 368। फ्रेंड्स आंसर दीजिए। अनुच्छेद 352 जो है 352 इसके तहत राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं यदि भारत के ऊपर युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह जैसा खतरा उत्पन्न होता है तब राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है, मैं आपको दिखा दूं। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352 में है। राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन जो है ये अनुच्छेद 356 में है। इसके बाद वित्तीय आपातकाल जो है अनुच्छेद 360 में है। आगे बढ़ते हैं। शैवाल और कवक के सहजीवी संघ को क्या कहा जाता है? लाइकेन, मॉस, सी है फर्न, डी ईस्ट। शैवाल और कवक के सहजीवी संघ को लाइकेन कहा जाता है और इस सहजीवी संबंध में शैवाल भोजन निर्माण का कार्य करता है। उसमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है जबकि कवक जो है ये जल, खनिज, लवण और सुरक्षा प्रदान करता है। लाइकेन जो होते हैं ये पर्यावरण प्रदूषण के प्रति बड़े ही संवेदनशील होते हैं, इसीलिए इनको वायु प्रदूषण का सूचक भी माना जाता है। पारंपरिक मार्शल आर्ट
कलारी पयट्टू की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? ए तमिलनाडु, बी केरल, सी कर्नाटक, डी आंध्र प्रदेश। कलारीपयट्टू भारत की प्राचीन पारंपरिक मार्शल आर्ट मानी जाती है और इसकी उत्पत्ति केरल में हुई थी। यह युद्ध कला, शारीरिक प्रशिक्षण, आत्मरक्षा तथा मानसिक अनुशासन पर आधारित है। कलारीपयट्टू में हथियारों तथा बिना हथियार के युद्ध कौशल का अभ्यास कराया जाता है। 17 वर्ष 1956 में निर्मित भारत के पहले परमाणु अनुसंधान रिएक्टर का नाम क्या था? ए ध्रुव, बी कामिनी, सी अप्सरा, डी पूर्णिमा। भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर जो था ये अप्सरा था, अप्सरा, और जिसका निर्माण 1956 में किया गया। यह रिएक्टर जो था मुंबई के भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में स्थापित किया गया था। यह एशिया का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर भी माना जाता है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, एशिया का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर तो यही अप्सरा है, 1956 में भारत में निर्मित हुआ। ऊर्जा संसाधनों के संदर्भ में तरल सोना शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ए कोयला, बी पेट्रोलियम, सी प्राकृतिक गैस, डी यूरेनियम। ऊर्जा संसाधनों के संबंध में तरल सोना शब्द का प्रयोग पेट्रोलियम के लिए किया जाता है। पेट्रोलियम आधुनिक उद्योग, परिवहन और ऊर्जा उत्पादन का अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत है। इससे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी और अन्य उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। विश्व की पूरी अर्थव्यवस्था, औद्योगिक विकास में पेट्रोलियम की बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वर्ष 1992 के पृथ्वी शिखर सम्मेलन में अपनाया गया एजेंडा 21 किससे संबंधित है? ए परमाणु निरस्त्रीकरण, बी सतत विकास, सी अंतरिक्ष अनुसंधान, डी वैश्विक व्यापार। एजेंडा 21 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन या के दौरान अपनाई गई एक योजना थी और यह सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ब्राजील जो है एक देश है, ब्राजील में हुआ था। ब्राजील का एक शहर है रियो डी जनेरियो, और किसके लिए था, किससे संबंधित था? तो सतत विकास से संबंधित था। इसका मुख्य उद्देश्य था पर्यावरण का संरक्षण करना और सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। इसमें प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, गरीबी उन्मूलन और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने पर विशेष बल दिया गया। भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा या क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त करने वाली पहली भारतीय भाषा कौन सी थी? ए संस्कृत, बी तेलुगु, सी तमिल, डी कन्नड़। भारत सरकार ने सबसे पहले तमिल भाषा को 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया था। कब दिया था? तो 2004 में। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, तमिल भाषा को। और किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के लिए क्या होना चाहिए? तो उसकी प्राचीनता, समृद्ध साहित्यिक परंपरा और ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रखा जाता है। तमिल भाषा जो है ये विश्व की सबसे प्राचीन जीवित भाषाओं में से एक मानी जाती है। इसका साहित्य भी अत्यंत समृद्ध है। ये क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि अब तक जो मैंने आपको पढ़ाया उसी में से ये क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जिससे कि पता चले कि आपने कितने ध्यान से पढ़ा है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें एक लाइक जरूर दें, और हाँ, वीडियो आपको प्रॉपरली मिलती रहे इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। हम मिलते हैं आपसे अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। Thank you for watching.